So now you see the next standard, that is SS 610, using the work of internal auditors. Now again this very standard is very important for exams. SS 610, that is using the work of internal auditors. ठीक है, अब देखना सर, सबसे पहले एक चीज समझना कि अगर अपन बात करें इंटरनल ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट होता है सर, वो सारी कंपनीज में एप्लीकेबल होता ही नहीं है। इंटरनल ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट होता है सर, वो कुछ कंपनीज में एप्लीकेबल होता है, सिलेक्टेड कंपनीज में एप्लीकेबल होता है, जो कि सेक्शन 138 में दिया है। तो प्रैक्टिकली अगर सेक्शन 138 में जो कंपनीज दी हुई है, अगर उस कैटेगरी का कंपनी आता है वहां पे और उसने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कंस्टिट्यूट किया हुआ है, तब जाके ये स्टैंडर्ड लगेगा, वरना ये स्टैंडर्ड लगेगा ही नहीं। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो सेक्शन 138 में कवर्ड नहीं है, कोई छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी है सेक्शन 138 में कवर्ड नहीं है, इन दैट सिचुएशन अगर उसने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कंस्टिट्यूट ही नहीं किया हुआ है, तो वहां पे SS 610 भी नहीं लगेगा। तो अगर एक सेक्शन 138 एप्लीकेबल है और अगर इंटरनल ऑडिटर्स अपॉइंट किए गए हैं, तब जाके साहब 610 एप्लीकेबल होगा। और दूसरी चीज ध्यान रखना कि अपने को इंटरनल ऑडिट के रिगार्डिंग, अपने को सर इंटरनल ऑडिटर के रिगार्डिंग कारों में भी रिपोर्टिंग करनी होती है। अपने को इंटरनल ऑडिट के रिगार्डिंग कहां रिपोर्टिंग करनी होती है सर? अपने को इंटरनल ऑडिट के रिगार्डिंग कारों में भी रिपोर्टिंग करनी होती है। क्या करनी होती है सर? कारों में भी रिपोर्टिंग करनी होती है। कारो 2020 क्लॉज नंबर कौन सा था? क्लॉज नंबर 14। याद है, कारों में भी रिपोर्टिंग करना होता है। whether the internal audit department is commensurate to the size and nature of the entity, whether the internal audit department is commensurate to the size and nature of the entity, तो उसका रिपोर्टिंग अपने को कारो 20 में भी करना रहता है। ओके सर, अब यहां पे दिस वेरी स्टैंडर्ड टॉक्स अबाउट टू एस्पेक्ट्स। सबसे पहले मैं कौन हूं? एक्सटर्नल ऑडिटर हूं। मैं कौन हूं? एक्सटर्नल ऑडिटर हूं। अब मेरे को ये डिसाइड करने का है कि मैं इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करूं या नहीं करूं, बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में ऑलवेज द एक्सटर्नल ऑडिटर रेफर्स टू द वर्क्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर, बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंटरनल ऑडिटर ने बहुत डिटेल्ड में एग्जामिन करी होती हैं, क्योंकि उसके स्कोप इसको डोमेन का पार्ट होता है। एंड एज ए स्टैट ऑडिटर्स माइट भी हमने उतने डिटेल्ड में उन चीजों को काम नहीं किया होता, उन चीजों को एग्जामिन नहीं किया होता। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो इंटरनल ऑडिटर का जो स्पेसिफिक एरिया होता है ना, स्पेसिफिक डोमेन होता है ना, दैट इज जीआरसी। जीआरसी का मतलब क्या हो गया सर? जो भी गवर्नेंस रिलेटेड चीजें हो गई, जो भी रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें हो गई, देन जो भी कंट्रोल प्रोसेस रिलेटेड चीजें हो गई, जो भी गवर्नेंस रिलेटेड चीजें हो गई, या जो भी रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें हो गई, या जो भी कंट्रोल प्रोसेस रिलेटेड चीजें हो गई, तो वो सीधा सीधा इंटरनल ऑडिटर के स्कोप में जाता है। तो यहां पे इन एरियाज के ऊपर इंटरनल ऑडिटर ने ज्यादा डिटेल्ड में काम किया रहेगा। सो दैट इज व्हाई इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी इफ आई रेफर टू हिज वर्क, इफ आई यूज हिज वर्क। तो यहां पे ना भी स्टैंडर्ड दो चीजों के बारे में बात करता है। सबसे पहली चीज, क्या मेरे को इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करने का है? फैक्टर्स दैट द एक्सटर्नल ऑडिटर विल कंसिडर बिफोर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। और दूसरी चीज एक और कंसिडर करनी है मेरे को इस स्टैंडर्ड के अंदर, कि क्या मेरे को एज ए स्टैट ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस लेने का है। तो देयर इज ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंस। देयर इज ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंस। क्या है? देयर इज ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंस। अब यूजिंग द वर्क का मतलब क्या हो गया सर? कि जो इंटरनल ऑडिटर है, ही इज ऑलरेडी डिस्चार्जिंग हिज इंटरनल ऑडिट फंक्शन, he is already performing several works in the capacity of internal auditor. For example, he is examining the governance, he is seeing the risk management, he is evaluating the controls, right? तो आई विल जस्ट हैव टू कंसिडर कि जो काम ऑलरेडी इसने किया है, जो काम ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर ने किया है, क्या मैं उस काम में इंटरनल ऑडिटर को रेफर कर सकता हूं? क्या मैं उसके रिपोर्ट को रेफर कर सकता हूं? एंड ऑन दैट बेसिस मे बी मैं प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं करूंगा उस एरिया में, या लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। और डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब होता है कि मैं कौन हूं? बॉस, स्टैट ऑडिटर। मैं कौन हूं? एक्सटर्नल ऑडिटर। मैं इंटरनल ऑडिटर को बोलूंगा, सुन 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 इंटरनल ऑडिटर सुन, मैं तेरे को डायरेक्शन देगा, मैं तेरे को बोलेगा क्या करने का है, और तू मेरे डायरेक्शन में काम करेगा, और मैं तेरे काम को रिव्यू करेगा, मैं तेरे काम को सुपरवाइज करेगा। तो आई विल गिव यू द इंस्ट्रक्शन, आई विल गिव यू द डायरेक्शन, यू वर्क अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शन, आई विल रिव्यू योर वर्क, आई विल सुपरवाइज योर वर्क। दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंस। तो यहां पे दो चीजें होती हैं। अब देखना, बिफोर स्टार्टिंग विद द स्टैंडर्ड itself, मैं आपको एक छोटा सा चीज बता देता हूं कि चाहे यूजिंग द वर्क हो, चाहे डायरेक्ट असिस्टेंस हो, दो सर्कमस्टेंसेस में आप ना ही इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करोगे और ना ही डायरेक्ट असिस्टेंस लोगे।
वो दो सर्कमस्टांसेस कौन सी हैं सर? सर्कमस्टांस नंबर 1, द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज क्वाइट हाई। तो अगर आप ये असेस कर रहे हो दैट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज क्वाइट हाई, तो ना आपको उसका काम यूज करने का है, ना आपको डायरेक्ट असिस्टेंस लेने का है। सेकेंडली, आपको लगता है कि सिग्निफिकेंट जजमेंट इज इन्वॉल्व, आपको लगता है कि सिग्निफिकेंट जजमेंट इज इन्वॉल्व। तो सर अगर सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, अगर सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, तो जजमेंट अपने को लगाने का है, स्टैट ऑडिटर्स को लगाने का है। तो ना आपको इंटरनल ऑडिटर्स के काम को यूज करना है, ना आपको उनके काम को डायरेक्ट असिस्टेंस लेने का है। तो ये दो पॉइंट्स दिमाग में रख के रखना, केस स्टडीज में काम आएगा। अब देखना सर, फैक्टर्स दैट द एक्सटर्नल ऑडिटर विल कंसीडर बिफोर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। यहां पे अपने को तीन चीजें देखनी है। सबसे पहले अपने को देखना है उसका ऑब्जेक्टिविटी, दूसरी चीज अपने को देखनी है उसकी कॉम्पिटेंस, और तीसरी चीज अपने को देखना है उसका कि वेदर ही फॉलोज ए सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। वेदर ही फॉलोज ए सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच, यानी अपने को देखने का है OCA। क्या देखने का है अपने को? OCA, यानी ऑब्जेक्टिविटी देखने का है, कॉम्पिटेंस देखने का है, और अपने को साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ ए सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच देखने का है। अब ऑब्जेक्टिविटी के अंदर बेसिकली मैं चार चीजें देखने वाला हूं। ऑब्जेक्टिविटी के अंदर बेसिकली मैं चार चीजें देखने वाला हूं। क्या क्या देखने वाला हूं ऑब्जेक्टिविटी के अंदर? सबसे पहले मैं देखने वाला हूं ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। क्या देखूंगा सर मैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। क्या देखूंगा सर मैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ठीक है जी। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस कैसा है इंटरनल ऑडिट फंक्शन का, मैं देखूंगा साहब ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस कैसा है इंटरनल ऑडिट फंक्शन का। ओके, अगर मेरे को यह लगता है कि वो अनबायस्ड वे में काम कर पा रहे हैं, बिना अनडू इन्फ्लुएंस में आए काम कर पा रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस अच्छा है। इसका एक एग्जांपल दिया है मॉड्यूल में कि अगर इंटरनल ऑडिटर, ये ऐड कर लेना एग्जांपल, अगर इंटरनल ऑडिटर डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है टू द टीसीडब्ल्यूजी, अगर इंटरनल ऑडिटर डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है टू द टीसीडब्ल्यूजी, तो हम ये मान के चलते हैं बॉस कि वन बायस्ड वे में काम कर रहे हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बिना काम कर रहे हैं, और उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस अच्छा है। अगली चीज अपन ये देखेंगे ऑब्जेक्टिविटी में, क्या टीसीडब्ल्यूजी ओवरसी करता है क्या एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस रिलेटेड टू इंटरनल ऑडिट फंक्शन? बिकॉज अपने को साहब मैनेजमेंट पे इतना भरोसा नहीं है, बीओडी पे इतना भरोसा नहीं है, टीसीडब्ल्यूजी पे भरोसा है। तो अगर टीसीडब्ल्यूजी ओवरसी कर रहा है एम्प्लॉयमेंट डिसीजन रिलेटेड टू द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, मतलब ज्यादा रिलायबिलिटी रहेगा, ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर्ड रहेगा। तीसरी चीज अपने को यह देखने का है ऑब्जेक्टिविटी के अंदर कि इंटरनल ऑडिटर के काम पे कहीं कुछ स्कोप या लिमिटेशंस तो नहीं लगाया जा रहा बाय द मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी। अगर कोई स्कोप में रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है, लिमिटेशंस लगाया जा रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिविटी पे शक है, ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनल ऑडिटर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, सुन वो स्टैट ऑडिटर आएगा तेरे से इंफॉर्मेशन मांगेगा, दियो मत, क्या है ये? ऑब्जेक्टिविटी को तुम कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हो। और चौथी चीज आपने ये देखनी है ऑब्जेक्टिविटी के अंदर, वेदर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज फ्री फ्रॉम एनी कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पता चला कि साहब कंपनी का डायरेक्टर भी एक ही बंदा है, इंटरनल ऑडिटर भी एक ही बंदा है, इंटरनल ऑडिटर को ही आपने कंपनी का सीईओ बना दिया है, तो ऐसा कुछ तो नहीं है ना। अगली चीज है कॉम्पिटेंस एंड इट्स इवैल्यूएशन। तो आपने को ये देखना है सर कि जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो एप्रोप्रिएटली रिसोर्स है कि नहीं, उसके अंदर प्रॉपर लोग हैं कि नहीं है, पॉलिसीज वगैरह बराबर है कि नहीं, अच्छा स्टाफ हायर किया है कि नहीं, उनको एएफआरएफ का नॉलेज है कि नहीं है। तीसरी चीज अपने को देखनी है एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। वो लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि नहीं, उनका अच्छा खुद का प्रोग्राम वगैरह है कि नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि नहीं, रिस्क असेसमेंट करते हैं कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज वगैरह फॉलो करते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब ये तो हो गया सर जनरल इवैल्यूएशन। अब मान लो मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करने का है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करने का है। अब अगला सवाल ये उठता है कि किसी भी स्पेसिफिक वर्क को यूज करने से पहले मेरे को सोचना है वो स्पेसिफिक वर्क यूज करूं कि ना करूं। फॉर एग्जांपल, इंटरनल ऑडिटर ने कुछ कंट्रोल्स चेक किए थे, अब मेरे को क्या डिसाइड करने का है कि मैं वो स्पेसिफिक वर्क यूज करूं कि ना करूं। तो मेरे को देखना सर कि उस चीज के ऊपर इंटरनल ऑडिटर को टेक्निकल ट्रेनिंग था क्या, उसके काम को प्रॉपर्ली सुपरवाइज किया गया था क्या, रिव्यू किया गया था क्या, डॉक्यूमेंट किया गया था क्या। तो मेरे को देखना साहब उसके पास टेक्निकल ट्रेनिंग था क्या, उसके काम को सुपरवाइज किया गया था क्या, रिव्यू किया गया था क्या, डॉक्यूमेंट किया गया था। तीसरी चीज मेरे को देखना है उसने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया था क्या, उसका बेसिस फॉर कंक्लूजन क्या है। मेरे को देखना है कि उसने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया था क्या, उसका बेसिस ऑफ ओपिनियन क्या है, और जो भी उसके कंक्लूजन है वो एप्रोप्रिएट थे क्या, जो भी उसके कंक्लूजन थे वो एप्रोप्रिएट थे क्या। तो ये 3 से 4 पॉइंट याद करके चलना। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सर कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वो कौन से काम है जो आप यूज कर सकते हो। तो देखो भाई सिंपल सी चीज है, 2 केसेस में तो कभी यूज मत करना, रोम ज्यादा है कभी यूज मत करना, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व है कभी यूज मत करना, बाकी एरियाज में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स यूज कर सकते हो,
सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग लिमिटेड जजमेंट, जहां भी लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व है वहां यूज कर सकते हो। कुछ इन्वेंट्री काउंट का ऑब्जर्वेशन वगैरह है वहां यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इन्वेंट्री काउंट का सर क्या है, ऑब्जर्वेशन वगैरह है, तो आप वहां यूज कर सकते हो। या फिर ट्रेजिंग कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन, क्योंकि एज ए स्टैट ऑडिटर वो चीज मेरे डायरेक्ट स्कोप में नहीं आता, तो आप वहां यूज कर सकते हो। तो वो चीजें जो डायरेक्टली आपके स्कोप में नहीं आती, इंटरनल ऑडिटर के स्कोप में आती हैं, जैसे इंटरनल कंट्रोल्स हो गया, चेकिंग कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन हो गया, और वो सारी चीजें जहां सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ज्यादा हाई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, तो आप उन एरियाज में क्या कर सकते हो सर, मोटा मोटी उसका काम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यू कैन यूज द वर्क, ओके सर। उसके बाद अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंस आता है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंस आता है फिर कि अगर डायरेक्ट असिस्टेंस की बात करें तो डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब क्या हो गया सर, अब स्टैट ऑडिटर को डिटरमाइन करना है कि मेरे को डायरेक्ट असिस्टेंस लेने का है क्या, इंटरनल ऑडिटर का मतलब उसको मेरे को अपने डायरेक्शन में काम कराने का है, सुपरविजन में काम कराने का है, रिव्यू में काम कराने का है। बोला बेटा डायरेक्ट असिस्टेंस तभी अलाउड है, पहली सिचुएशन लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट ना करे, अगर लॉ ने डायरेक्ट असिस्टेंस लेने को मना कर दिया तो कहानी वहीं खत्म है, डायरेक्ट असिस्टेंस मत लेना। दूसरी चीज देख लेना कि इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी को कोई थ्रेट तो नहीं है, और तीसरी चीज देख लेना बंदा कैपेबल है कि नहीं है। अब सर डायरेक्ट असिस्टेंस लेना एक बड़ी बात है, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किसने किया था, मैनेजमेंट ने, फीस कौन दे रहा है, मैनेजमेंट दे रहा है, आप उसका डायरेक्ट असिस्टेंस लेने का सोच रहे हो, फीस मैनेजमेंट दे, काम आप करवाओगे, तो बेटा मैनेजमेंट से रिटर्न एग्रीमेंट लेना, मैनेजमेंट से रिटर्न कंसेंट लेना कि मैनेजमेंट इज रेडी टू अलाउ द इंटरनल ऑडिटर्स टू गिव यू द डायरेक्ट असिस्टेंस एंड दे विल नॉट इंटरवीन इन बिटवीन। और दूसरा, आप इंटरनल ऑडिटर से भी डायरेक्ट एग्रीमेंट लेना कि वो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को इंटैक्ट रखेंगे। तो डायरेक्ट असिस्टेंस लेने से पहले आप दो प्रकार की रिटर्न एग्रीमेंट लोगे, एक लोगे एंटिटी से, एक लोगे इंटरनल ऑडिटर से। एंटिटी से क्या रिटर्न एग्रीमेंट लोगे, दैट दे विल अलाउ द इंटरनल ऑडिटर्स टू फॉलो द एक्सटर्नल ऑडिटर्स इंस्ट्रक्शंस एंड दे विल नॉट इंटरवीन इन बिटवीन, वो बीच में कबाब की हड्डी नहीं बनेंगे। और दूसरा रिटर्न एग्रीमेंट किससे लोगे, इंटरनल ऑडिटर से, कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी इंटैक्ट रखेंगे। और डायरेक्ट असिस्टेंस कब कब एडवाइजेबल नहीं है सर, जहां सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है वहां डायरेक्ट असिस्टेंस एडवाइजेबल नहीं है, जहां रोम ज्यादा है वहां डायरेक्ट असिस्टेंस एडवाइजेबल नहीं है। सिग्निफिकेंट जजमेंट कहां कहां हो सकता है सर, फॉर एग्जांपल रोम एसेस करने का है, सिग्निफिकेंट जजमेंट हाई है, हाई सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन बराबर है कि नहीं, सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स प्रॉपर है कि नहीं, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व है। तो अगर आपसे वो पूछे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इवैल्यूएट करने का है, क्या एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को बोल के डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता है, नहीं ले सकता, क्योंकि सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है इन दिस पार्टिकुलर मैटर। तो जो जो काम की चीजें हैं वो अपन यहां पे कर रहे हैं रिवीजन के अंदर। फिर उसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखना है सर कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स के केस में भी आप डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते हो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के केस में भी, क्योंकि ऐसे 505 बोलता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ऐसे 505 बोलता है दैट एक्सटर्नल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो जब ऐसे 505 सीधा सीधी कहता है कि भैया तेरे को कंट्रोल रखने का है तो तू कंट्रोल रख, तो क्यों डायरेक्ट असिस्टेंस यूज कर रहा है। तुम डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हो, जो रिप्लाई आएगा ना सामने वाली पार्टी का, जो रिप्लाई आएगा ना सामने वाली पार्टी का, उस रिप्लाई को मान लो लेटर से थोड़ा सा पार्टिकुलरली अगर जो रिप्लाई आएगा, मान लो लेटर से अपने को कुछ इंफॉर्मेशन असेंबल करने का है, मान लो अपने को कुछ इंफॉर्मेशन असेंबल करने का है, कुछ एक्सेप्शन वगैरह रिजॉल्व करने के लिए, तो वो तो मैनुअल काम हो गया ना यार कि इंफॉर्मेशन रिजॉल्व असेंबल करना है ये वो। तो आप उस पार्टिकुलर पर्पस के लिए क्या कर सकते हो सर, डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हो, लेकिन कंफर्मेशन ले लो, सामने वाले का रिप्लाई इवैल्यूएट कर लो, भैया यहां पे तुम्हारा जजमेंट चाहिए, 505 बोलता है ये काम तुमको करना है, तो इस पार्टिकुलर एरिया में भी तुमको डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेना है। और अगर आप इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस लोगे, आप डॉक्यूमेंटेशन में ये 5 चीजें मेंटेन करोगे, ये 5 चीजें आप डॉक्यूमेंट करके चलोगे। इस 5 में से 2 तो वही हो गया, जो आपने रिटर्न एग्रीमेंट लिया था ना ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटिटी से, उसको अपने फाइल में चिपका देना। जो आपने इंटरनल ऑडिटर से वो लिया था रिटर्न एग्रीमेंट, उसको अपने फाइल में चिपका देना। उसके वर्किंग पेपर्स भी तुमको यहां डॉक्यूमेंट करने हैं सर। नॉर्मली अपने पास किसी और के वर्किंग पेपर्स का एक्सेस नहीं होता, बट डायरेक्ट असिस्टेंस एक एक्सेप्शन होता है, क्योंकि सामने वाला अपने ही इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो ये सारी चीज आप एक बार डॉक्यूमेंट करके चलोगे सर, एक बार गो थ्रू कर लेना, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सीए केशव राज
is conducting statutory audit of a listed company, ABC Limited, on going through inventory reports, he gathers that inventories are being held on considerable long period before being sold. The internal audit reports has not taken this into consideration. Should he choose to rely upon that? तो साहब देखो यहां पे क्या बोला है, यहां पे बोला इन्वेंटरीज आर बीइंग हेल्ड फॉर कंसिडरेबली लॉन्ग पीरियड बिफोर बीइंग सोल्ड, यानी देयर इज ए हाई रिस्क दैट द इन्वेंटरी माइट बिकम ऑब्सोलीट। तो यहां पे रोम ज्यादा है, तो यहां पे क्योंकि रोम ज्यादा है तो तुम उसका काम यूज नहीं करोगे, तुम ज्यादातर प्रोसीजर्स को डायरेक्टली परफॉर्म करोगे। अगली चीज है CA Amboje, practicing chartered accountant, has been appointed as the internal auditor of Textile Limited. He conducted the physical verification of inventory at the year end and handed over the report of such verification to CA Kishore, the statutory auditor of the company, for his view and reporting. Can CA Kishore rely upon such reporting? तो सीधा सीधी क्वेश्चन है यार, वो फैक्टर्स दैट द एक्सटर्नल ऑडिटर विल कंसीडर बिफोर यूजिंग द वर्क OCA। और फिर फाइनली बता देना कि अगर वो सेटिस्फाइड है विद द अप्रोप्रिएटनेस तो ही कैन रिलाई ऑन द रिपोर्ट, एंड इफ इज नॉट सेटिस्फाइड विद द अप्रोप्रिएटनेस डोंट रिलाई ऑन द रिपोर्ट। बट डू रिमेंबर दैट द फाइनल रिस्पांसिबिलिटी टू एक्सप्रेस द ओपिनियन शैल वेस्ट विद द स्टैट ऑडिटर ओनली। वो ये नहीं बोल सकता अरे मैंने तो इंटरनल ऑडिटर का काम यूज किया था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, नहीं बॉस। अल्टीमेटली ओपिनियन किसको देना है, तुमको देने का है, तो अल्टीमेटली फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारा ही रहेगा, वो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होएगा। And the last question, the external auditor Mr. A asks the internal auditor to provide direct assistance to him regarding evaluating significant accounting estimates by the management and assessing the ROM. Can he do so? तो अगेन ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया था कि दैट इज द एरिया इन्वॉल्विंग हाई सिग्निफिकेंट जजमेंट, तो मिस्टर ए शुड नॉट इंसिस्ट इन डायरेक्ट असिस्टेंस इन दिस एरियाज। ओके सर, मजा आ गया। तो भाई लोग कमेंट करके बता दो एक बार बढ़िया से हो गया कि नहीं हमारा ऐसे 610।